गुड मॉर्निंग गाइस आज हमारा जो टॉपिक है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वायरोलॉजी के अंदर इस आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर फीवर मोस्ट कॉमनेस्ट वायरल इन्फेक्शन 90% हमारे पास वर्ल्ड वाइड के अंदर है। मोस्ट कॉमन वायरस है। एजेंट हमारे पास क्या है? ईस्टर्न बार वायरस। डीएनए इन्वेलप है। इन्फेक्टेड पर्सन सोर्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 4 to 5 वीक हो सकता है। पैथोजेनेसिस आफ्टर एंटरिंग वाया ओरल कैविटी। अच्छा, ये हमारे पास वायरस ये भी ओरल कैविटी, जिस तरह हमने इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस पढ़ा था, ये ओरल कैविटी के या नोज से इंटर होगा और वहाँ जाके ये सेल ऑफ अटैक क्या है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के साथ अटैक होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट का हम पता है कि बी सेल जब एक्टिवेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल का क्या काम है? एंटीबॉडीज़ बनाना। तो बी सेल के साथ जब बाइंड होगा तो फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, और उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या नाम देते हैं? हेटेरोफिल एंटीबॉडीज़ टेस्ट। अटैक एट डिफरेंट साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब क्या होगा? इस ये बी लिम्फोसाइट, इसको हम क्या नाम देते हैं? एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस का नाम भी देते हैं। अब वो जो एंटीबॉडीज़ बनेगी जिस बी लिम्फोसाइट से, वो क्या आ जाएंगी? सर्कुलेशन में। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस सर्कुलेशन के जाएगी। डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो है ना, वो अटैक एट द डिफरेंट साइड ऑफ बॉडी के ऊपर अटैक करेंगी। अगर सपोज आरबीसी के ऊपर करती हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कोल्ड अग्लूटिनिन टाइप हेमोलाइटिक अनीमिया। अगर ये जो है ना, ये वायरस पेशेंट को हुआ वायरस और उसने बी लिम्फोसाइट को अटैक किया, बी लिम्फोसाइट ने जाकर आरबीसी को किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? कोल्ड अग्लूटिनिन टाइप हीमोग्लोबिन एनीमिया। ये जब हम हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर भी दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये टी सेल रिस्पांस नॉर्मली जो है ना, क्योंकि जो भी एबनॉर्मल चीज़ होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पांस करता है। 99.9% रिकवरी बाय न्यूट्रलाइज द ईस्टर्न बार वायरस। टी सेल हमारे पास तकरीबन 99.9% जो है ना, वो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर लेता है। लेकिन 0.5% जो है ना, रेयर है। ईस्टर्न बार वायरस इफेक्ट बी लिम्फोसाइट और ट्रांसफ़र इनटू बर्किट सेल लिम्फोमा। यानी बी लिम्फोसाइट मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ बनेगी और वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, ट्रांसफ़र इनटू बर्किट लिम्फोमा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा का नाम भी देते हैं एंटीबॉडीज़ की वजह से। क्लिनिकल फीचर लो ग्रेड फीवर, मलेज, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होगी, मिको पॉपुलर रैशेज वगैरह हो गए हमारे बॉडी के ऊपर। स्पेसिफिक फीचर हमारे पास ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया जो हमने पीछे पढ़ा है, बी कोल्ड अग्लूटिनिन टाइप हेमोलाइटिक अनीमिया हो गया। सोर थ्रोट हो सकता है विद हेमोलिसिस। हेमोलिसिस क्यों? हेमोलाइटिक अनीमिया हो रहा है। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या सोर थ्रोट विद कॉम टेस्ट। कॉम टेस्ट अभी जब भी हमारे पास आए सोर थ्रोट कॉम विद हेमोलिसिस या सोर थ्रोट विद कॉम टेस्ट पॉजिटिव, तो हमारे माइंड में आना चाहिए इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या ग्लैंडुलर फीवर। अच्छा जी, आगे हमारे पास कॉम्प्लिकेशन वगैरह हमारे पास हो सकती हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, गुलियन बैरी सिंड्रोम हो सकती है, ट्रांसवर्स मेलाइटिस हो सकता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर सकती है, मायोकार्डाइटिस कर सकती है, स्प्लीनोमेगाली, डिक्रीज प्लेटलेट्स और नेफ्राइटिस वगैरह, ये सारे इसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं क्योंकि डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनेगी। जब डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनेगी तो मुख्तलिफ सिस्टम और आर्गन पे अटैक करेंगी तो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन आएंगी। इन्वेस्टिगेशन सीबीसी और स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास क्या है? एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होगी। और एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस के अंदर जब हम देखेंगे स्मेयर के अंदर तो हमें क्या नज़र आएगा? गेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी उनकी न्यूक्लियस वगैरह। गेंट इसको हम क्या नाम देते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड या पेरिफेरल स्मेयर के अंदर। अच्छा, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस का क्या है हमारे पास? एक तो आज हमने पढ़ लिया है कि कौन सा वायरस है? ईस्टर्न बार वायरस। ये हो सकता है, या तो फिर हमारे पास HIV के अंदर भी हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस के अंदर भी हो सकता है और पार्वो वायरस के अंदर भी हो सकता है एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। इसके अलावा LFTs हमारे पास डिरेंज होंगी। अल्ट्रासाउंड के अंदर हमारे पास स्प्लीनोमेगाली वगैरह नज़र आएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीरोलॉजी है। सीरोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे या मोनोस्पॉट टेस्ट होगा, इसको हम दूसरा नाम मोनोस्पॉट टेस्ट भी देते हैं या पाउल बनल टेस्ट भी नाम देते हैं। इसके अंदर क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी। एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी जो कि हकीकत में एंटीबॉडीज़ नहीं है लेकिन फॉल्स है। टेक मोर देन 3 वीक टू फॉर्म एंटीबॉडीज़। और ये जो फॉल्स एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं इसकी भी आगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं कि SLE के अंदर भी बन सकती है, ल्यूकीमिया लिम्फोमा के अंदर भी बन सकती है, हेपेटाइटिस के अंदर भी बन सकती है और मलेज या मेलिग्नेंसी के अंदर भी ये बन सकती है।
पीसीआर इसके अंदर बहुत ज़्यादा रियल है, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सीरोलॉजी है। और मोस्टली जितने भी हमने वायरस पढ़े हैं उनके अंदर पीसीआर इज़ कॉमन देन सीरोलॉजी। लेकिन एक ये है कि हमारे पास ईस्टर्न बार वायरस है जो कि जिसके अंदर हमने सीरोलॉजी पहले करनी है और पीसीआर बहुत ज़्यादा रियर है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव हो सकती है, एंटीपायरेटिक वगैरह देंगे, सेल्फ लिमिटेड है। अच्छा जी, इफ़ हेमोलिसिस, अगर हेमोलिसिस हो जाए, कौन सी हेमोलिसिस, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया हो जाए तो हम स्टीराइड वगैरह देंगे। और की पेरिफेरल्स वार्म, क्योंकि उसमें क्या हो जाता था, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया के अंदर कोल्ड एग्लूटिन हेमोलाइटिक अनीमिया था। कोल्ड एग्लूटिन हेमोलाइटिक अनीमिया के अंदर मतलब ये है ना कि हम पेरिफेरी को जब वार्म करेंगे तो इसका साइड ऑफ अटैक होता है कि पेरिफेरी में, सेंटर में ये बनती हैं और पेरिफेरी में जाके अटैक करती हैं, तो पेरिफेरी को हमने वार्म वगैरह करके रखना है। उसके अलावा प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाएंगे, डिक्रीज प्लेटलेट्स होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, एक पेशेंट आया हमारे पास इस तरह सेम जी, सोर थ्रोट हो गया, सारा कुछ ये जिस तरह हमने पीछे एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ी है ना, सोर थ्रोट हो गया प्लस हिमोलिसिस वगैरह हो रही है। अगर पेशेंट आया सिंपल सोर थ्रोट के साथ, अगर उसका हमने सीबीसी कराया और सीबीसी के अंदर हमारे पास प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमने एंटीबॉडीज़ जो है ना उनको अवॉइड करना है। क्यों, सपोज एक पेशेंट आ गया सिंपल जनरल फिजिशियन के पास, सीबीसी की रिपोर्ट नहीं है उसके पास, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पेशेंट डॉक्टर जो है ना रिकमेंड करके उसको क्या कर देता है, एम्पिसिलिन या अमोक्सिसिलिन दे देता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। अगर खुदा न खास्ता वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं है और वो है ईस्टर्न बार वायरस है, और ईस्टर्न बार वायरस लीड टू सीवियर स्किन इरप्शन काज कर सकता है, उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ लेने की वजह से स्किन इरप्शन हो सकती है। केस लिखते हैं, 17 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सीवियर म्यूकोपैपुलर रैशेज आफ्टर टेकिंग अमोक्सिसिलिन फॉर सोर थ्रोट। क्यों, ये डिजीज़ क्या है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, उसने एंटीबॉडीज़ ली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में और उसकी वजह से उसको क्या हो गया, स्किन इरप्शन हो गया। जब भी केस आएगा सोर थ्रोट विद अनीमिया या सोर थ्रोट विद कॉम टेस्ट, तो हमारे पास क्या होगा, इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियोसिस। आ जाता है कि ईस्टर्न बार वायरस इन ऑन्कोजेनिक वायरस है जो कि मेलिग्नेंसी कॉज करते हैं। ये इसका हमने पीछे भी पढ़ा कि बर्गट सेल लिम्फोमा कॉज कर सकता है, नेजोफिरिंजियल कार्सिनोमा कॉज कर सकता है, हाजकिन लिम्फोमा, ओरल हेरी ल्यूकीमिया जो कि हमने HIV और एड्स के अंदर भी पढ़ा था, डिफ्यूज लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, लार्ज बी सेल लिम्फोमा वगैरह ये सारे कॉज कर सकता है। अदर डिजीज़ के अंदर हमारे पास वो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर गया। ये तो हमारे पास है आ गया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसको हमने पूरा दूसरा नाम क्या दे दिया, ग्लैंडुलर फीवर का नाम भी दे दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेबीज़, जो कि OPD के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है। रेबीज़ क्या है, रेब्डो वायरस है, RNA वायरस है। सोर्स हमारे पास क्या है, स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जो कि डॉग बाइट हो सकती है, फॉक्स बाइट हो सकती है, या बैट या कैट बाइट हो सकती है, उसकी वजह से रेबीज़ हो सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एनिमल बाइट्स, लिंकिंग ऑफ स्किन वाउंड बाय इन्फेक्शियस एनिमल, कोई भी जो है ना डॉग बाइट की वजह से उसके बाद वाउंड हुआ। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 9 to 90 डेज़ है, लाइक सिफिलिस, जिस तरह हमने सिफिलिस के अंदर पढ़ा था कि 9 to 90 डेज़ है, इस तरह हमने रेबीज़ के अंदर भी 9 to 90 डेज़ पढ़ा है। अच्छा जी, इसके अंदर आया था कि सो वैक्सीनेट इवन मंथ आफ्टर डॉग बाइट। अच्छा जी, हाँ हमने वैक्सीनेशन करनी है क्योंकि इसका इंक्यूबेशन क्या है, 9 to 90 डेज़, यानी 3 मंथ हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अगर एक कोई पेशेंट आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 1 मंथ पहले कुत्ते ने काटा है और मैंने वैक्सीन नहीं लगाई, तो आपको वैक्सीन लगानी है। क्यों, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 90 डेज़, 3 मंथ के अंदर उसको इन्फेक्शन हो सकता है, रेबीज़ हो सकती है, तो हमने वैक्सीनेशन ज़रूर करनी है उसकी। अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या होगा, आफ्टर स्किन बाइट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, कोई भी डॉग वगैरह हो, दिस रेबीज़ वायरस इंटर सर्कुलेशन, वहाँ सर्कुलेशन में इंटर होगा। और साइड ऑफ अटैक क्या है, नर्वस टिश्यूज़। हर वायरस के साइड ऑफ अटैक जो है ना डिफरेंट है, तो ये हमने आपको याद करने होंगे। साइड ऑफ अटैक इन रेबीज़ के अंदर क्या होगा, नर्वस टिश्यूज़, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा, इंटेंस नर्वस एक्साइटेशन। अब हम जब वो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है तो हमारे पास 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो फिर हमारे पास आ सकता है 80% फ्यूरिस रेबीज़ या 20% डॉम रेबीज़।
डोम रेबीज 20%। डोम रेबीज इसके अंदर हमारे पास होगा कि लोकल नर्व जो है ना इन्फेक्ट होंगी, सिस्टेमिक नहीं होंगी, लोकल होंगी। सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ अफेक्टेड लिम्स साइड, जिस लिम्स के ऊपर डॉग बाइट हुई है उसी लिम्स की जो क्या हो जाएगी, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, बिल्कुल टोनलेस हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा बिल्कुल। इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का नाम भी देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास 80% फ्यूरियस रेबीज इंटर इन ब्लड स्ट्रीम, रीड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्फेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड इंटेंस नर्वस एक्साइटेशन हो जाती है। इतनी एक्साइटेशन हो जाती है कि इवन के पेशेंट को हाइड्रोफोबियंस हो, मैं वाटर से जो है ना डर लग जाता है, इवन कि इंटेंस फियर ऑफ वाटर, कि वो बिल्कुल एक कतरा गिर भी रहा हो ना उसकी वजह से भी उसको जिस तरह हमने टेटनस के अंदर पढ़ा था ना कि पेशेंट को नोज़ शोर से एलर्जी है, यानी उसका हो जाता है शोर वगैरह हो, लेकिन यहाँ इतना शोर है कि बिल्कुल एक छोटा सा पानी का कतरा भी गिरे ना उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया से पानी से डर लगता है। अच्छा जी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर टोनिक क्लोनिक फिट्स वगैरह भी हो सकते हैं, और टोनिक क्लोनिक फिट्स जो है ना वो पेरिफ्रेट कर रहे होते हैं साइड एट स्प्लैश ऑफ वाटर, बिल्कुल छोटे से पानी की कतरी की वजह से भी उसके फिट्स वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये फिट्स अगर 30 मिनट तक हों तो उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसके अलावा हमारे पास स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम हो सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है तो हमारे डायफ्राम की जो है नर्व्स वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर, हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट लास्ट लेस देन 3 मंथ, क्योंकि 9 to 90 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। प्रोड्रोमल फेज के अंदर फीवर, मलेरिया, एनोरेक्सिया, वही इंटेंस फियर ऑफ वाटर होगा। उसके अलावा डेथ एंड इन्फेक्शन है। डेथ एंड इन्फेक्शन ये है कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो रिकवरी सर्वाइवल लेस देन 1% है, डेथ ही हो सकती है। क्यों, डेथ की मेन वजह क्या है, हमारे पास डायफ्राम इन्वॉल्व होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्वेस्टिगेशन सीरोलॉजी या PCR PSCR इसके अंदर ज़्यादा कॉमन है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, रिससिटेट करेंगे और मैकेनिकल वेंटिलेट करेंगे, और इसकी हमारे पास एंटीवायरल कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेबीज़ की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए प्रोफाइलैक्सिस के अंदर हम देखते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, पेशेंट आ गया डॉग बाइट के बाद, आफ्टर डॉग बाइट पेशेंट को हम जिस तरह हम टेटनस के अंदर हमने पूछा था कि इम्यूनाइज है या नॉन इम्यूनाइज है, तो यहाँ भी हम इस तरह पूछेंगे कि इम्यूनाइज हो या नॉन इम्यूनाइज हो। अगर पेशेंट नॉन इम्यूनाइज है तो हम उसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, उसको वैक्सीन लगाएंगे, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज़ वैक्सीन 0.5 ml IM। शेड्यूल हमारे पास क्या होगा, 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज। अब पहले जो शुरू में था ना वो 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अभी जो शेड्यूल के अंदर है वो सिर्फ 5 इंजेक्शन लगते हैं। जिस दिन काटा उस दिन, उससे तीसरे दिन, उससे 7वें दिन, उससे 14वें दिन और उससे 28वें दिन। फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन भी हम करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम डायरेक्ट जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं ना, इंजेक्शन RIG रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, वो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर kg IV एट 0 डे, जिस दिन डॉग ने काटा, और हम लगाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे डॉग ने काटा उसी दिन लगाएंगे और उसी जगह लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इम्यूनाइज पेशेंट। अगर पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मैं इम्यूनाइज हूँ, 1 महीना पहले मुझे कुत्ते ने काटा था, मैं इम्यूनाइज था, तो हम क्या करेंगे, ओनली एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन 0.5 ml IM लगाएंगे। शेड्यूल हमारे पास क्या होगा, अगर इम्यूनाइज हुआ तो 0, 3 एंड पहले दिन और तीसरे दिन। अगर नॉन इम्यूनाइज है, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन। अगर इम्यूनाइज है, पहले दिन और तीसरे दिन। अगर प्री एक्सपोजर कहाँ होता है कि प्रोफेशन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ कि ज़ू कीपर हो सकता है, या फिर एनिमल हैंडलर हो सकता है, या जो कोई शौकिया होते हैं ना घर के अंदर पालते हैं वो हो सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे 0.1 ml IM 0, 7 एंड 28 डेज। इसमें शेड्यूल ये होगा, और हमारा 2 to 3 ईयर हम उसका बूस्टर वगैरह भी लगा सकते हैं। कल हम पोलियो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।